एवरीवन। जैसे कि हमने नेक्स्ट क्लास में पहले पढ़ा था हमने कि इकोनॉमिक्स क्या होती है। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको सारी चीज़ें क्लियर करूँगी, है ना। तो टॉपिक वाइज में हमने कौन कौन सा कवर कर लिया था। एक तो हमारा था व्यष्टि, सबसे पहले हमने व्यष्टि पढ़ा था, समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ लिया था। और हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे, आर्थिक समस्याएं कौन सी होती है, केंद्रीय समस्याएं कौन सी होती है। ये मैं इसलिए आपको एक बार रिवाइज करवा रही हूँ जिससे कि आपको आगे के पॉइंट्स में कोई भी दिक्कत ना हो। अब हम जो पढ़ेंगे वो हमारा होगा अवसर लागत, ठीक है। आगे में देखो यहाँ पे अवसर लागत किसे कहते हैं। जैसे कि अवसर वर्ड से ही क्या पता चल रहा है कि अवसर लागत कि मतलब जो हमारे टाइम के अकॉर्डिंग कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा हमें फोकस करना है, उस पे हमें ध्यान देना होता है, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, अवसर लागत। अगर हम इसके थोड़ा सा हमने देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन में क्या है। अवसर लागत का चयन करने पर दूसरे सर्वश्रेष्ठ अवसर का किया गया त्याग अवसर लागत कहलाता है। इसे सर्वश्रेष्ठ की लागत भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है कि जैसे आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा कि मुझे ज़्यादातर, अभी मैं थोड़ा सा आपको नीचे समझा देती हूँ। जैसे मुझे सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत है, चाय की। तो मैं क्या करूँगी, कॉफ़ी थोड़ी ना लूँगी, कॉफ़ी मैं नहीं लूँगी, ठीक है। तो मैं किसका यूज़ करूँगी, चाय का। तो चाय का यूज़ करूँगी तो हमें क्या करना होगा, इस वाली चीज़ का हमें क्या करना होगा, त्याग करना होगा, ठीक है। तो इस वाली चीज़ को हम त्याग करेंगे। जो मतलब आप इस चीज़ को यूज़ करना चाहते हो, इसका मतलब आपको इस चीज़ का त्याग करना पड़ेगा, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, अवसर लागत कहते हैं। नॉर्मल सी डेफिनेशन, इसीलिए हम इसे सर्वश्रेष्ठ की लागत भी कहा जाता है। तो ज़्यादा से आप ज़्यादा चीज़ें आप ध्यान में रखना, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये सारी चीज़ों को ध्यान से समझते जाएं, क्योंकि रट्टाफिकेशन बिल्कुल नहीं, क्योंकि रट्टाफिकेशन से क्या होता है, हम कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, ओके। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, उत्पादन संभावना वक्र। उत्पादन संभावना वक्र को हम शॉर्ट में बोले तो हम इसे PPC कर्व भी कहते हैं। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होती है, ठीक है। इसमें बोला गया है दो वस्तुओं के वैकल्पिक संभावित संयोजनों को दर्शाने वाले वक्र को संदिग्ध करता है, जिसे दिए गए संसाधनों के साथ उत्पादित किया जा सकता है। इसमें क्या बोला गया है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। देखो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी। जैसे आप लोगों को एक तो हमारा x होता है और दूसरा हमारा y होता है। कोई भी गुड्स होगा, ठीक है, एक हमारा x गुड्स होता है, गुड्स x, और एक गुड्स होता है हमारा y, ठीक है, गुड्स y। तो x एक्सिस पे क्या गुड्स, मतलब जिसको तो 0 मानेंगे, 1 2 3 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 ऐसे हमने कर लिया। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि दो वस्तुओं के वैकल्पिक संभावित संयोजनों को प्रकट करता है का मतलब है, जैसे कि आप लोगों को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आई है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, जैसे कि आपकी कितनी वस्तुएं आप इसमें खरीद रहे हैं। जैसे मैं दो गुड्स ले रही हूँ, किसके, वाई के, और एक गुड्स मैं किसके ले रही हूँ, एक्स के। या फिर आप दो गुड्स वाई के ले लो, एक गुड आप एक्स के ले लो, 3, ठीक है, 3 गुड्स आप एक्स के ले लो और 2 गुड्स आप वाई के ले लो। गुड मतलब यहाँ पे वस्तुएं आप दो, सपोज मान लो, अच्छा मैं यहाँ पे कुछ नाम दे देती हूँ, गेहूँ, चावल, ठीक है। मान लो आपके घर में जो राशन है वो कितना आता है, 2 किलो, लेकिन गेहूँ कितना आएगा, 3 किलो। इसका मतलब ये है कि दो वस्तुओं के संयोगों को प्रकट कर रहा है। यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि हमारे घर में, मैं नॉर्मली एक एग्जांपल दे रही हूँ, ये हमारा एग्जांपल है कि 1 मंथ के अंदर आपके 2 किलो चावल और 3 किलो गेहूँ का यूज़ हो रहा है, ठीक है, यूज़ हो रहा है। तो मतलब ये इसमें हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा और हमें समझ में आ गया, ठीक है। इसके अलावा हमें इसमें कुछ समझने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको पता चल गया कि हमारी अर्थव्यवस्था में ये इतना हो रहा है, इतना हो रहा है, या प्रोडक्शन हो रहा है,
प्रोडक्शन प्रोसेबिलिटी कर्व है ये। मैंने ये घर का एग्जांपल क्यों दिया, क्योंकि हम घर की चीज़ों से जल्दी समझते हैं किसी काम को, ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि जैसे कि अगर हम इस वस्तु अपनी अर्थव्यवस्था में हम 2 किलो चावल का उत्पादन कर रहे हैं तो 3 किलो गेहूं का करेंगे, ठीक है, या 1 किलो चावल का कर रहे हैं तो 2 किलो गेहूं का करेंगे। मतलब हम प्रॉपर दोनों का प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाएंगे। मान लो हम इतना 4 किलो हमने चावल का कर लिया, 2 किलो हमने गेहूं का कर लिया। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी अर्थव्यवस्था में या अपनी अर्निंग के अकॉर्डिंग किस तरह से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपकी अर्थव्यवस्था में ये आपको क्या करेगा, प्रॉपर 2 वस्तुओं को दिखाएगा, उनके कौन सी चीज़ों को, इनके संयोजनों को प्रकट करेगा, जिसे कि हम क्या कहते हैं, पीपीसी कर्व कहते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ एक बार आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें, ताकि मैं आपको उसको भी क्लियर कर सकूं। नेक्स्ट है, देखो ये तो रहा, मैंने आपको बता दिया कि उत्पादन वक्र होता क्या है, ठीक है। अब इसका अर्थ क्या होता है, जैसे हमारे बुक्स में, हमारे पेपर एग्जाम्स में आ जाता है ना, से क्या अभिप्राय है, और इसका अर्थ। से अभिप्राय का मतलब क्या होता है कि मतलब इसका मतलब क्या होता है, और अर्थ का मतलब क्या होता है। अर्थ मतलब इसी के बारे में बताएगा। दोनों में सेम कॉम्बिनेशन है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है कि इसमें हम प्रॉपर डिफाइन नहीं कर रहे हैं, बस हमने बता दिया कि भाई 2 वस्तुओं के वैकल्पिक संयोगों को दर्शाता है, ठीक है, और संसाधनों के साथ उत्पादित किया जाता है, जिससे कि दिए गए संसाधनों, मतलब जितनी वस्तुएं दी गई हैं उसी को। अब इसमें अर्थ में क्या होगा कि अर्थ में आपको प्रॉपर वो डिफाइन करेगा कि यह एक वक्र है जो कि उत्पादन के दिए गए संसाधनों और तकनीकों के साथ 2 वस्तुओं के विभिन्न उत्पादन संभावनाओं को दर्शाता है। इसके अलावा यह वक्र उपलब्ध संसाधनों के साथ उत्पादन संभव है कि सीमा को दर्शाता है। इसे हम संभावना सीमा भी कहा जाता है। मतलब क्या बोला है इसमें कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है, जो हमारी इकोनॉमिक है, उसमें तकनीक के साथ 2 वस्तुओं के विभिन्न उत्पादन संभावनाओं को दिखा रहा है। मतलब इसमें ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। अब इसमें हमारा ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। एक में हमारा चावल ज़्यादा हो रहा है, गेहूँ कम हो रहा है। एक में हमारा गेहूँ कम है, एक में चावल ज़्यादा है, चावल कम है, और गेहूँ क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। थोड़ा सा आप लोगों को, मुझे पता है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को सिंपली तरीके से इसीलिए समझा रही हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, और जितना सिंपल से सिंपल इकोनॉमिक को लेके चलोगे उतना ही बेटर है आपके लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये इसको हम सीमा रेखा, मतलब सीमा को दर्शाता है। सीमा को दर्शाने का मतलब है एक इसकी लिमिट होती है, ठीक है, एक लिमिट होती है। जैसे मैंने देखो एक डायग्राम बनाया हुआ है, इस डायग्राम में पहले मैं टेबुलर फॉर्म में दिखा रही हूँ। टेबुलर फॉर्म में मतलब संभावना x और y है, ठीक है। x और y में A B C D E F कोई वस्तु है। अब इसमें या फिर वस्तु नहीं, इसमें कोई ये व्यक्ति हैं, व्यक्तियों के नेम है, इनकी संभावना, ये स्थिति है इनकी। x कितना है, ए कोई व्यक्ति का नाम है, मान लो मैंने मान लिया है, ये 15 किलो वस्तु 15 चीज़ें ले रहा है या 15 किलो ले रहा है, हम कुछ भी मान लेते हैं। और y क्या है, कुछ भी नहीं, 0 है, ठीक है। b पर्सन ने 14 लिया, 14 किलो या 14 वस्तुएं ली, और एक क्या किया, एक वस्तु y के लिए लिया। मतलब इस तरह से वो दिखाता हुआ चलेगा आपको, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे दिखाता हुआ शो करेगा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे, अब इसी चीज़ को हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया है। आपको नॉर्मल बात पता ही है कि x की वस्तु यहाँ पे आएगी, y की वस्तु यहाँ पे आएगी। अब यहाँ पे हमने वही सेम डेटा लिया है, a पे हमने 15 लिया है, और y पे हमने a हमारा क्या है, x पे 15 है, x हमने मान लिया, y तो 0 है, y हमने 0, x हमने 15 मान लिया, यहाँ पे पॉइंट ही नोट कर दिया, ठीक है। उसके बाद b 14 है, 14 समथिंग यहाँ आएगा, और वस्तु y कितना है, 1, तो यहाँ से हमने ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि पहले वस्तु बढ़ती है, फिर घटती है, फिर उसमें कुछ वस्तुएं ले रहे हैं, कुछ वस्तुएं
कोई मान लो यहाँ पे हमने गेहूँ या चावल या ऑरेंज कुछ भी ले लिया हमने, और यहाँ पे हम पहले 5 किलो खरीद रहे हैं और इसको 4 किलो खरीद, मतलब कि किसी में हमें कमी करनी होगी, किसी में वृद्धि करनी होगी, लेकिन इक्वल पॉइंट पे कभी भी नहीं होंगे। ठीक है, इनकी दो वस्तुओं की विभिन्न स्थिति को प्रकट कर रहा है। विभिन्न स्थिति का मतलब होता है कि कई बार हो सकता है प्रोडक्शन में हमारा एक्स और वाई में हो सकता है 20 किलो हम प्रोडक्ट का यूज़ करें। मान लो कोई एक ए पर्सन का ए नाम का व्यक्ति है, इसने 20 रुपये किलो चावल लिया है। यहाँ पे चावल ले लेते हैं, चावल उगाया है 20, और गेहूं के इसके लिए पैसा नहीं था तो इसने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, मान लो कि बी पर्सन की थोड़ी स्थिति ठीक है, इसने 15 ले लिया और यहाँ पे इसने कितना गेहूं कितना कर दिया, गेहूं कर देते हैं यहाँ पे, एक्स वाई में आपको दिक्कत हो रही होगी, ये गेहूं चावल गेहूं। अब आपने बी गेहूं की क्या हो रहा है, ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन हम इसमें चावल ज़्यादा ले रहे हैं। आप अगर चाहो तो गेहूं भी ज़्यादा ले सकते हो सकता है आप सोचो नहीं यार ये तो ज़्यादा हो रहा है, तो आप इसमें ले लोगे 4 ले लोगे। या फिर कोई सी पर्सन है, उसने कहा यार हमारे यहाँ पे तो गेहूं ज़्यादा लिया जाता है, तो गेहूं ज़्यादा लिया जाता है तो ये 25 कर दिया आपने, 25 किलो प्रोडक्शन कर दिया, उत्पादन किया आपने 25, और चावल आपने कितना किया 10। तो मतलब इस तरह से हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आप ऐसे ग्राफ बना लेंगे, यहाँ पे डेटा आप 25 तक कर लेंगे, और यहाँ पे वाई पे कितना जा रहा है, एक्स पे कितना जा रहा है, प्रोडक्शन प्रॉपर आप निकाल के दिखाएंगे। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि पीपीसी कर्व में इतनी आपको दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड पीपीसी कर्व से रिलेटेड आपको कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपको दूंगी, कि जैसे कि हमारी पीपीसी वक्र अवतल किसे कहते हैं, नतोदर क्यों होता है, या फिर पीपीसी कर्व हमारी सीधी रेखा क्यों हो सकती है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये हम आप लोगों को अगली जो इसकी आगे आने वाली वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको लगी, जैसे जो कि हमारे पेपर के अकॉर्डिंग जो मुझे लगता है कि हाँ आ सकता है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाऊंगी। ठीक है, उसके आगे देखो, अभी आपको मैं जितना करवा रही हूँ इसको समझना, कोई भी दिक्कत होती है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बता दें मुझे, क्योंकि जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं तब तक मुझे पता नहीं चलेगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा पीपीसी की विशेषताएँ, उत्पादन संभावना वक्र की क्या है विशेषताएँ। सबसे पहले देखो पीपीसी कर्व नीचे की ओर गिरता है, सबसे पहली आपकी विशेषता है, मुख्य विशेषता है कि ये नीचे की ओर गिरता है। नीचे की ओर गिरता का क्या मतलब है इसमें, इसका कारण यह है कि साधन सीमित होने के कारण यदि एक वस्तु का अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है तो दूसरी वस्तु के उत्पादन की मात्रा में कमी करनी होती है। अब नॉर्मल सी बात है, मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया कि कारण क्या है कि हमारी वस्तुएं सीमित हैं। कभी ऐसा हुआ है आपके घर में कि चावल और रोटी आपने बराबर खाई हो, है ना भाई, कभी बराबर नहीं खाते। आपने थोड़ा सा चावल लिया 2 रोटी खा ली, या रोटी आपने 3 खा ली, चावल बिल्कुल नहीं खाया, ऐसा होता है ना। अब आप कहोगे मैम आपने तो खाने पे, क्योंकि खाने की चीज़ों से हमें ज़्यादा जल्दी समझ में आता है, और नॉर्मल हमारी डेली लाइफ के रूटीन में भी वो चलता रहता है। ठीक है, तो इस बात पे ध्यान रखना। तो यही बोला गया है कि इसका कारण यही है कि साधन जो हैं वो क्या हैं, सीमित हैं, लेकिन वस्तुओं का अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है। सीमित होने के कारण यदि एक वस्तु का अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है तो दूसरी वस्तु को उत्पादन में मात्रा में कम करनी होगी। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया ना कि कोई ए पर्सन है जिसको लगता है कि चावल का अगर वो प्रोडक्शन करता है तो उसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो इसलिए उसने गेहूं तो किया ही नहीं, लेकिन दूसरे बी पर्सन ने क्या किया, उसने सोचा यार नहीं चावल का 15 कर लेता हूँ, गेहूं में ज़्यादा नहीं तो 4 किलो ही प्रोडक्शन कर लेता हूँ, ठीक है, उत्पादन कर लेता हूँ। सी पर्सन ने सोचा नहीं यार हमारे यहाँ पे तो गेहूं सब लोग ज़्यादा खाते हैं तो हमें गेहूं का प्रोडक्शन करना है, तो प्रोडक्शन इसने गेहूं का ज़्यादा किया। अब इसने क्या किया 10। ठीक है, जैसे नॉर्मल सी बात है, हमारी अर्थव्यवस्था में ये चीज़ें कॉमन ऐसा बराबर नहीं होती हैं। ठीक है, तो इसलिए ये विशेषता सबसे पहले समझ में आ गई। कोई दिक्कत, आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रही हो, कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ पूछ लें। नेक्स्ट आपका सेकंड पॉइंट है क्या, मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। मूल बिंदु की ओर नतों का
का मतलब होता है नतमस्तक। ठीक है, नतु का मतलब होता है नतमस्तक। नतमस्तक का मतलब है कि नतोदर जब होगा, ठीक है, नतोदर जब होगा, मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा समझा देती हूँ। ऐसे नतोदर का मतलब क्या होता है, जैसे आपने यहाँ पे x ले लिया, y ले लिया। अगर हमारी पीपीसी कर्व इस साइड को यहाँ पे इस टाइप में बढ़ रहा है, ठीक है, नतमस्तक हो रहा है, यहाँ की मूल बिंदु की ओर नतोदर हो रहा है इस साइड, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमारी अर्थव्यवस्था में उन्नति कम है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, इस बात पे ध्यान देना। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, इसका कारण क्या है भाई, ऐसा क्यों होता है? तो इसका कारण क्या है, देखो सॉरी, थोड़ा सा मैं आपको, आई होप आप लोगों को दिख रहा हूँ। सबसे पहले मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है, इसका कारण बढ़ती हुई सीमांत अवसर लागत, एमओसी। एमओसी की देखो मैंने डेफिनेशन दी है, ठीक है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दे रखी है मैंने, इसे हम सीमांत अवसर लागत भी कहते हैं। ठीक है, हिंदी में सीमांत अवसर लागत कहते हैं और इंग्लिश में हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। तो अगर आप एमओसी यहाँ पे कह रहा है सीमांत अवसर लागत बढ़ती है, ठीक है, अर्थात एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु की इकाइयों का त्याग बढ़ती दर पर करना पड़ता है। इसमें क्या बोला गया है, जो वो वस्तु है जब बढ़ती है तो उस वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें दूसरी वस्तु की इकाइयों का त्याग, ठीक है, ध्यान से समझना, त्याग बढ़ती दर पर करना पड़ता है, बढ़ती दर पर। ठीक है, मतलब उस वस्तु का काम कर रहे हैं हम और उसकी बढ़ती दर पे उसके काम को जो हम त्याग कर रहे हैं उसकी बढ़ती दर पर करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि दूसरी की जगह पे वो आ जाए। ठीक है, अगर आपने इस पे ध्यान नहीं दिया तो आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि कोई भी संसाधन सभी वस्तुओं के उत्पादन में समान रूप में सक्षम नहीं होती है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपने भाई, मान लो मैं आप लोगों की बात करती हूँ, 10 लोग हैं, ठीक है, 10 लोग हैं, 10 लोगों को मैंने सेम क्वेश्चन पूछा, लेकिन सबके दिमाग क्या है, अलग अलग है। किसी का कुछ आंसर आएगा, किसी का कुछ आंसर आएगा। सेम इसमें कोई प्रॉपर बंदे उसमें सक्षम नहीं है, क्वेश्चन सेम आंसर कोई नहीं दे सकता। ऐसे ही अर्थव्यवस्था में बोला गया, जो हम उत्पादन करते हैं सेम उसमें कोई भी मतलब पूरी तरह से उसका प्रोडक्शन करने में सक्षम नहीं होता। अतः जब कम क्षमता वाले संसाधनों का प्रयोग किया जाता है तो लागत बढ़ती है, जिससे एमओसी बढ़ती है। ठीक है, अगर हम कम क्षमता वाले संसाधनों का प्रयोग करेंगे तो लागत हमारी बढ़ जाएगी, जिससे एमओसी अवसर लागत क्या होगा, हमारा बढ़ेगा, सीमांत अवसर लागत हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। अब भाई एक बात बताओ, आपके पास एक साल आपने गेहूं की ज़्यादा प्रोडक्शन कर दिया, आपने गेहूं का ज़्यादा उत्पादन कर दिया और चावल का आपने बहुत कम किया। ठीक है, अब दूसरे साल आप जब चावल का यूज़ करेंगे तो चावल क्या हो जाएगा, बहुत महंगा होके मिलेगा। ठीक है, चावल आपका महंगा होके मिलेगा, जिसकी वजह से आपकी सीमांत अवसर लागत बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि वो सीमांत है, ठीक है, और उसकी लागत ज़्यादा हो रही है और उसके अवसर, खाने के लोग भी ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसलिए सीमांत अवसर लागत क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट क्या है, वैसे मान्यताएं मैंने आप लोगों को लिखवा दी है। देखो अभी मैंने जो आप लोगों को करवाया है वो अवसर लागत और पीपीसी कर्व। अभी मैं जो टॉपिक ये करवा रही हूँ ना, ये पीपीसी कर्व ही है। अब इसकी मान्यताएं कौन सी है, उत्पादन के कारकों की संख्या दी गई और नियत मान ली गई, उन्हें एक उपयोग से दूसरे में कुछ हद तक स्थानांतरित किया जा सकता है। मतलब जैसे कई बार हम लोग क्या करते हैं, जब चावल ज़्यादा महंगा हो जाता है तो हम गेहूं पे थोड़ा सा ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं। ठीक है, या गेहूं ज़्यादा महंगा हो जाता है तो चावल पे, मतलब हम थोड़ी ना थोड़ी एक जगह से दूसरी जगह पे हम क्या करने लगते हैं, स्थानांतरित होने लगते हैं और इनके
इनके उत्पादन की क्षमता, इनके जो कारकों की दी गई क्षमता है, उन्हें उपयोग ज़्यादातर हद तक हम दूसरी चीज़ों का करने लगते हैं, जिससे इसका हम कम से कम यूज़ कर सकें। तो ये इसकी मान्यताएं हैं। सेकेंड है, दिए गए संसाधनों का पूरी तरह और तरह है ये, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, पूरी तरह और कुशलता से प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके संसाधन जो हैं वो पूरी तरह से और कुशलता से प्रयोग किए जाते हैं। जब हमारे पास कोई चीज़ ज़्यादा हो जाती है ना, तो हम उसको नुकसान करने लगते हैं, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास कोई चीज़ नॉर्मल रहती है तो हम उसको बहुत ही सटीकता से यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सेम इसकी मान्यता में क्या कह रहा है कि जो चीज़ हमारे संसाधनों में पूरी तरह और कुशलता से प्रयोग करते हैं, जब हमारे पास कोई चीज़ कम होती है, किसी चीज़ का प्रोडक्शन कम होता है, तो उसको हम बहुत ही अच्छे से कुशलता से प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, तकनीक में ना तो कोई सुधार और ना ही नवाचार। इसमें कोई भी सुधार नहीं होगा, ठीक है, और कोई भी बढ़ोतरी नहीं होगी, नवाचार नहीं होगा, कोई नई चीज़ें नहीं आएंगी, ठीक है। फोर्थ है, टेक्निक के स्तर को स्थिर मान लिया जाता है। मतलब इसमें कहेंगे भाई अब कोई भी प्रोडक्शन कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता, खत्म है यहाँ तक, ठीक है। तो ये हमारा है मान्यताएं। अगर आपको लगे कि आपको पीपीसी कर्व में कुछ रह रहा है, आपको जो समझ में नहीं आया, तो प्लीज़ एक बार पूछ लें मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। नेक्स्ट देखो, पीपीसी कर्व। अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आ जाते हैं कि पीपीसी कर्व दाईं ओर खिसकाव के कारण क्या है, ठीक है। अभी भी पीपीसी कर्व ही चल रहा है। पीपीसी कर्व याद रखना, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, और ये टॉपिक ना एक ऐसा है कि जो कि हर साल एग्ज़ाम पेपर में कुछ भी पूछा जाता है, घुमा फिरा के टीचर्स क्वेश्चंस कर देते हैं, लेकिन हमें पता नहीं रहता। आप लोगों को पूरा क्लियर रहेगा तो आप कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो आप क्लियर ये आंसर्स दे सकते हैं, ठीक है। दाईं ओर खिसकाव के कारण कौन कौन से, देखो मैंने इसको ना बिल्कुल डिफाइंड तो नहीं किया है, लेकिन आई होप आप लोगों को, मुझे पता है कि आप लोगों ने पहले से थोड़ा बहुत अगर संसाधनों में वृद्धि, अब नॉर्मल है कि आप इसमें बना के नहीं लिख सकते, संसाधनों में वृद्धि, इसका मतलब है कि हमारी जो इकोनॉमिक है उसमें पीपीसी कर्व पे क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, तभी दाईं ओर खिसक रहा है। दाईं ओर का मतलब क्या होता है, बढ़ोतरी। तो संसाधनों में वृद्धि हो रही है, संसाधनों में वृद्धि होने के कारण ही हमारी पीपीसी और क्या हो रहा है, दाईं ओर खिसकाव कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे संसाधनों में वृद्धि हो रही है। तकनीकी प्रगति होगी, तकनीकों में वृद्धि होगी, तकनीक आगे बढ़ेंगे, नई नई चीज़ें आएंगी। कौशल भारत अभियान, बहुत सारे भारत में अभियान भी चलाए जाएंगे, जैसे अभी हमारे यहाँ पे जो कि मतलब हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, ऐसी चीज़ें हमारी सरकार चलाएगी। कौशल और भारत अभियान जैसे यहाँ पे बताया है, और भी बहुत सारे अभियान होते हैं जो कि हमारे लिए चलाए जाते हैं, जो कि बेस्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पहले के टाइम में ये नहीं था, ठीक है। आज के टाइम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसलिए दिया गया जिससे कि लोगों को आगे आके अपनी बेटियों को पढ़ाएं लिखाएं, और भी बहुत सारे, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था में क्या हुआ, विकास हुआ। अगर अर्थव्यवस्था में विकास नहीं होता तो ये सारी चीज़ें भी नहीं होती। सर्व शिक्षा अभियान, लोगों को शिक्षा वगैरह मिले, ठीक है। ऑनलाइन ऑफलाइन, आज के टाइम में तो हम ज़्यादातर ऑनलाइन पे डिपेंडेड हैं, ठीक है। वैसे तो ऑनलाइन पे डिपेंडेड है, कुछ लोग कहीं से पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए। सर्व शिक्षा अभियान जिसका मेन मोटिव क्या था, सभी को शिक्षा प्रोवाइड हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, देखो दाईं ओर खिसकाव के कारण अगर आ जाता है ना, तो आप बेझिझक ये 5 पॉइंट डाल देंगे, आपको इजीली नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, पीपीसी बाईं ओर क्यों खिसकाव करते हैं। भाई दाईं ओर का मतलब क्या होता है, वृद्धि, तो बाईं का वो नॉर्मल बात है, कमी, ठीक है। तो कमी, इसका मतलब क्या होगा, संसाधनों में कमी हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। प्रकृति आपदाएं आएंगे, प्रकृति में बहुत सारे भूचाल वगैरह पता नहीं क्या क्या, ठीक है, जिसकी वजह से जैसे एग्जांपल में भूकंप, सुनामी, ऐसी चीज़ें, सूखा आदि, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था नीचे गिरने लगेगी। पीपीसी कर्व बाईं ओर खिसकाव करेगा, ऐसे करके आप बना के लिख सकते हैं, ठीक है। आपको नॉर्मल सी बात पता होगी कि दाईं ओर बाईं ओर, बाईं का मतलब होता है उल्टा। अब एक बात बताओ आप, अगर आप आगे चलते हैं तो रास्ते पे बढ़ते जाएंगे, अगर रास्ते पे बढ़ रहे हैं इसका मतलब वृद्धि हो रही है, लेकिन अगर आप दोबारा से वहीं पे आ रहे हैं इसका मतलब क्या है, कमी हो रही है। इस बात को ध्यान में रखना, क्योंकि अगर पता है क्या, अगर आप एग्जाम्पल के थ्रू याद रखते हैं ना तो आप बना के भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप डेफिनेशन के पीछे पड़ गए ना
तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है, थोड़ा सा मेन पॉइंट आप माइंड में रखो और टॉपिक को अच्छे से क्लियर करो जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो प्रवास हो गया हमारा, प्रकृति आपदा हो गई, प्रवास, तकनीक अवनति होना, तकनीक में कोई उन्नति नहीं होगी, अवनति हो जाएगी, सूखा आदि आना, सामाजिक कुरीतियाँ आएंगी, मतलब पुराने ज़माने के लोग पुरानी चीज़ें करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसलिए हमारी पीपीसी कर्व में क्या पड़ेगा, ऋणात्मक प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, पीपीसी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कब नहीं होता है, जब हमारे संसाधन क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं, कोई भी चेंज नहीं होगा, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रम, उन्मूलन, बेरोजगारी। ठीक है, तो बेरोजगारी तो एक ऐसी चीज़ है जो कि भाई क्या बोलूँ, इसमें बोल ही नहीं सकते कुछ, बेरोजगारी। ठीक है, बेरोजगारी का उन्मूलन। तो पीपीसी कर्व में जब कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, पीपीसी वक्र में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बेरोजगारी हमारे मतलब यहाँ पे ना वृद्धि हो रही है ना कमी हो रही है, सिर्फ बेरोजगारी है। ठीक है, बेरोजगारी का उन्मूलन हो रहा है। क्लियर है? आई होप आप लोगों को ये टॉपिक्स क्लियर हैं। इसमें अगर आप लोगों को कोई भी लगे तो प्लीज़ पूछ लेना। आगे मैं आप लोगों को बताती हूँ सीमांत विस्थापन दर किसे कहते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया ना यहाँ पे एमओसी। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन मतलब क्या है क्या नहीं है, क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता होगा तो फिर समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो पीपीसी कर्व हमारा मेन पॉइंट था पीपीसी का, वो तो हमारा बहुत अच्छे से हो गया है। अगर आपको लगे आगे जो हमारा सीमांत विस्थापन दर है ये भी कुछ रिलेटेड है, बट आपको क्या है कि पीपीसी कर्व के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। लेकिन अगर आपको इसमें अभी आगे जब मैं वीडियो बनाऊंगी तो आपको मैं और भी बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी इससे रिलेटेड, पीपीसी और भी टॉपिक्स है इसके अंदर जो मेन है। ठीक है, सीमांत विस्थापन दर, जैसे कि इसमें बताया गया है सीमांत विस्थापन। विस्थापन का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे विस्थापन करना। जैसे मैंने चाय, कॉफ़ी, सपोज मान लो कॉफ़ी, आपकी कॉफ़ी महंगी हो गई तो आपने चाय पे विस्थापन कर लिया, चाय महंगी हो गई तो आपने कॉफ़ी पे विस्थापन कर लिया। ठीक है, उसे हम विस्थापन दर कहते हैं। देखो डेफिनेशन में क्या लिखा है, एक वस्तु की त्यागी जाने वाली इकाई तथा अन्य वस्तु की बढ़ाई गई एक अतिरिक्त इकाई का अनुपात है। अनुपात का मतलब है जितना चेंज हो रहा है, इसका मतलब होता है चेंज। इसका मतलब क्या होता है, चेंज। ठीक है, तो चेंज, जितने चेंज हो रहा है, सपोज मान लो चाय की पहले कितनी थी, 10 थी, इसमें कितना था, 15। ठीक है, अब ये कितना हो गया, 15, और ये कितना हो गया, 20। अब इसके अंदर चेंज कितना हुआ, 5 का। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम इसको मैं यहाँ पे समझा देती हूँ, MRT इक्वल चेंज 5 का हुआ, Y पे भी 5 का हुआ और X पे भी 5 का हुआ, 5 से कट गया, ये आ गया, तो MRT आपका कितना आ जाएगा, 1। इसका मतलब सीमांत विस्थापन दर कितना निकल गया, 1। समझ लेना इस फॉर्मूले को, कई बार हमारा आ जाता है। उसके बाद आगे देखो क्या बोला गया, सीमांत विस्थापन दर की सीमांत अवसर लागत भी कहा जाता है। इसे हम सीमांत अवसर लागत भी कहते हैं, जैसे कि हमने अभी पीछे पढ़ा था मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, अवसर लागत भी कहते हैं क्योंकि वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई बढ़ने के लिए दूसरी वस्तु की त्यागी गई इकाई का अतिरिक्त लागत होती है। जैसे मैंने कहा ना कि एक वस्तु की एक इकाई बढ़ गई, ये एक जो मिला है ये एक वस्तु की इकाई है। ठीक है, तो यहाँ पे वही बोला गया है कि मार्जिनल जो सीमांत विस्थापन दर होती है उसे हम सीमांत अवसर लागत भी कहते हैं। लेकिन इसमें क्या बोला है कि एक अतिरिक्त इकाई, जैसे कोई वस्तु है बनाने में आपका 50 रुपये का खर्चा हो रहा था और 50 रुपये में जब आपने काम करवा लिया तो आपको पता चला कि इसमें हमारा 51 रुपीज़ खर्च हो गया या 51 रुपये खर्च हो गए। तो जो ये 1 रुपया है ये तुम्हारी अतिरिक्त इकाई है, सीमांत विस्थापन दर है। ये 1 रुपये के लिए तुम या तो दूसरी चीज़ खरीदोगे, दूसरी चीज़ों का यूज़ करोगे, या फिर सेम फिर वही चीज़ों का ये अतिरिक्त, मतलब मेन मोटिव क्या था मेरा, ये जो 1 रुपये एक्स्ट्रा लगा ये तुम्हारी क्या है, अतिरिक्त लागत है। क्लियर है? तो उसके बाद बोला गया है
दूसरी वस्तु की त्यागी गई इकाइयों का अतिरिक्त लागत होती है। ठीक है, जितनी वस्तु की लागत लगी है वो एक अतिरिक्त इकाई होगी। इसमें आगे बोला गया है जब एमओसी बढ़ती है तो पीपीसी मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। अवसर लागत, अगर सीमांत अवसर लागत बढ़ेगी तो तुम्हारा ये जो मूल बिंदु की ओर क्या होगा, नतमस्तक हो जाएगा, पीपीसी कर्व। और जब एमओसी घटती है, याद रखना ये रिलेशन, एमओसी बढ़ने पर नतोदर होता है, एमओसी घटने पर पीपीसी कर्व का क्या होता है, उन्नतोदर होता है। उन्नतोदर का मतलब होता है आगे की ओर बढ़ना। ठीक है, आगे की ओर बढ़ना अभी मैंने आप लोगों को बताया था। आगे की ओर बढ़ने का क्या मतलब है, ये आगे की ओर और ये पीछे की ओर, नतमस्तक हो रहा है और ये आगे की ओर बढ़ रहा है, उन्नति हो रही है। ठीक है, उन्नतों का मतलब उन्नति होना। जब एमओसी स्थिर होती है तब पीपीसी कर्व ऋणात्मक ढलान वाली एक सरल रेखा होती है। अब देखो इसमें क्या बोला गया, स्थिर होती है पीपीसी कर्व। एक क्वेश्चन है तुम्हारा जो पेपर में आया था तुम्हारे सन 2017 में 18 में, ऐसे आया था कि पीपीसी कर्व क्या कभी सीधी रेखा हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो तुम हाँ बेझिझक हाँ बोल देना और वहाँ पे बता देना कि क्यों होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में करवाऊंगी। ठीक है, स्थिर होती है तो पीपीसी ऋणात्मक ढलान वाली एक सरल रेखा होती है। ठीक है, जब पीपीसी बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा तो ये ऋणात्मक हो जाएगी और एक सरल रेखा हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया हो। इसके आगे देखो, मैंने अभी तक मैंने कहा था आप लोगों को सारे टॉपिक्स क्लियर करवाने हैं। तो इसके आगे जो है सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण, इसमें क्या बोला गया है, ये आपका नया टॉपिक है। इसमें बोला गया है इसके अंतर्गत अर्थात वास्तविक का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या था, क्या है, क्या होगा जैसे वास्तविक कथनों का विश्लेषण सत्य के आधार पर किया जाता है। जैसे कि क्या था, क्या है, क्या होगा, ये वास्तविक है। ठीक है, क्या था यार, क्या होगा, क्या था, क्या है और क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, क्या था और क्या अभी है। ठीक है, तो ये इसमें सकारात्मक चीज़ों की बात की जा रही है। एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं तब समझ में आएगा। एग्जाम्पल में क्या बोला गया है, भारत की जनसंख्या 1991 में कितनी थी, वर्तमान में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है, इन कथनों की जांच की संभावना होती है। ठीक है, इसमें बोला गया है कि जनसंख्या कितनी थी, वर्तमान में कितनी है और तुम्हारा इस कथन की जांच होगी कि नहीं होगी। ठीक है, तो ये तुम्हारा वास्तविक है। ठीक है, सकारात्मक परिवर्तन है और इसमें हम इसकी इकाइयों को कैलकुलेट कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि क्या होना चाहिए, क्या था और क्या होगा। ठीक है, सारी चीज़ें। इसी के आगे अध्यासात्मक आर्थिक विश्लेषण है। इसमें क्या होना चाहिए से संबंधित है, सिर्फ इसमें एक ही पॉइंट आता है, क्या होना चाहिए से संबंधित विश्लेषण किया जाता है, संबंधित से विश्लेषण किया जाता है। इससे अध्यासात्मक परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है। इसकी प्रकृति सुझाव देने की होती है। मतलब जैसे हम कहते हैं ना भाई, सुझाव हमने दे दिया, अब मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। ठीक है, अब आपको कितना समझ में आया, आपने कितना इस पर काम किया, कितना नहीं किया, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मेरा मेन मोटिव क्या था, आपको समझाना। तो यही बोला गया है इसमें कि अध्यासात्मक इसमें विश्लेषण जो किया जाता है, इसमें एक सुझाव दिया जाता है। ठीक है, इसमें काम होना चाहिए। एक एग्जांपल देखते हैं। इसमें बोला है भारत में आय व धन की असमानताओं को कम करने के लिए सरकार को अमीर लोगों पर अधिक कर लगाने चाहिए, गरीब की आर्थिक सहायता देनी चाहिए। इन कथनों की जांच संभव नहीं होती। देखो, अब मैं आपको बताऊं इसमें क्या, इसका एग्जाम्पल और इसके एग्जाम्पल से आप दोनों में बहुत अच्छे से, ये तुम्हारा कई बार 3 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है। इसमें क्या बोला गया है कि हम ऐसा सोचते हैं, तुम जैसे फ्री में किसी को एडवाइस दे देते हो, है ना, फ्री में क्या एडवाइस देते हो, यार ऐसा कर लेते हैं, करेगा नहीं करेगा हमें नहीं पता, लेकिन हमें एडवाइस उसे प्रॉपर दे देते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें क्या बोला गया है कि किस तरह से हमारे आय और धन की असमानताएं हैं, जिसकी वजह से हमें उन पे कर, ज़्यादा अमीर लोगों पे कर लगा देना चाहिए। ठीक है, गरीबी की आर्थिक सहायता, जिससे कि गरीबों की आर्थिक सहायता हो जाए। इस कथन की जांच नहीं की जा सकती कि हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है,
आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रही हो, जो मैं टॉपिक्स करवा रही हूँ। ठीक है, मेरा मेन पर्पज़ यही है कि आप लोगों को जितना मैं करवाऊँ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को समझ में आए। अगर आप लोगों को लग रहा हो कि इस टॉपिक्स में आप लोगों को कुछ डाउट है, ठीक है, कुछ भी अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप लोग मेरे से पूछ लें। देखो, मैं इसमें आप लोगों को जितना टॉपिक था मैंने अभी आप लोगों को मैंने आपको इसमें सारी चीज़ें मैंने रिकवर करवा दी है। अभी जो मैं आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट दिखाऊंगी वो आप लोगों का, मैंने कहा पीपीसी कर्व से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दूंगी और भी कुछ क्वेश्चंस जो हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इस टॉपिक्स में। ठीक है, याद रखना ये जितने टॉपिक्स में करवाए हैं मैंने, आप प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर चेक कर सकते हैं, ये सारे टॉपिक्स आपके आए हुए हैं पेपर्स में। तो अगर आप इतने टॉपिक्स को अच्छे से कर लेते हैं तो आपका फर्स्ट सेकंड चैप्टर तो बहुत अच्छे से जाने वाला है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड चैप्टर के ये सारे टॉपिक्स हैं। और भी कुछ टॉपिक्स हैं जो कि हमारे रह रहे हैं, वो मैं नेक्स्ट पार्ट में दूंगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओके।